हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास शुरू कर दिया गया है और ये क्लास रोज शाम 6 बजे लाइव चलता है। तो रोज शाम 6 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के ये क्लास कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हिंदी के 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा 2009 से लेकर 2020 तक के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये जो 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है शेखर चंद्र, बी ऑप्शन है चंद्रशेखर, सी ऑप्शन है चंद्रमा शेखर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे चंद्रशेखर कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि की शुरुआती लेख कहां से मिले। यहां पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के शुरुआती लेख कहां से मिले। ए ऑप्शन है पूर्वी भारत से, बी ऑप्शन है उत्तर भारत से, सी ऑप्शन है पश्चिमी भारत से, डी ऑप्शन है दक्षिणी भारत से। तो यहां पे आपको बताना है कि नागरी लिपि के शुरुआती लेख कहां से मिले। तो दक्षिणी भारत से मिले, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है शब बारात, डी ऑप्शन है मुहर्रम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। यहां पे आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब 20 के समान हो जाता है। तो वाणी राम नाम के बिना क्या हो जाता है, 20 के समान हो जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है पूर्णिमा, बी ऑप्शन है कालीमा, सी ऑप्शन है श्वेतिमा, डी ऑप्शन है यहाँ पे सर्वग्राम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमावस्या का विलोम शब्द क्या होगा। तो पूर्णिमा होगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व, बी ऑप्शन है द्विगु, सी ऑप्शन है तत्पुरुष, डी ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है दंत, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है। ए ऑप्शन है कृष्ण को, बी ऑप्शन है सुजान को, सी ऑप्शन है बादल को, डी ऑप्शन है हवा को। तो यहां पे आपको बताना है कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो बादल को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर भी कि मेरे बिन तुम प्रभु जो कविता है ये किस भाषा से अनुदित है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी से, बी ऑप्शन है जर्मन से, सी ऑप्शन है रूसी से, डी ऑप्शन है फ्रांसीसी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है, तो जर्मन भाषा से ये क्या है, अनुदित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 50 प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये अंतिम मौका है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान कौन सा है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है कंठ, सी ऑप्शन है ओठ, डी ऑप्शन है तालु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो प का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो ओठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी को, बी ऑप्शन है विवेकानंद को, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर को, डी ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी 13 नंबर कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख का तुलना कवि ने किससे किया है। ए ऑप्शन है सूर्य से, बी ऑप्शन है कंचन से, सी ऑप्शन है पुष्प से, डी ऑप्शन है छाया युक्त चंद्र से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे किया है, तो छाया युक्त चंद्र से किया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहां पे आपको बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन है शारदा, बी ऑप्शन है चंचला, सी ऑप्शन है इला, डी ऑप्शन है यज्ञ। तो यहां पे आपको बताना है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो शारदा होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है, तो जनता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। ए ऑप्शन है कई शिशु पैदा हुए, बी ऑप्शन है दंगे हुए, सी ऑप्शन है धमाके से देवी जागरण हुआ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण हुआ। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है अल्पज्ञ, डी ऑप्शन है अज्ञ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं, तो जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18
18 नंबर प्रश्न है कि मंगमा के बहू का क्या नाम था। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगमा के बहू का नाम क्या था। ए ऑप्शन है नज़्मा, बी ऑप्शन है रंगमा, यहाँ पे सी ऑप्शन है संगमा, डी ऑप्शन है यहाँ पे रंगपा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा के बहू का क्या नाम था, तो नज़्मा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहां पे आपको बताना है कि मंगू की मां की कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें थी मंगू को लेकर, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है गुस्सा होना, बी ऑप्शन है हंसना, सी ऑप्शन है खेलना, डी ऑप्शन है आंख में कीड़ा पड़ना। तो यहां पे आपको बताना है कि आंख लाल पीला होना, यहां पे देखिए आंख लाल पीला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो गुस्सा होना होगा, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि प्रविशेषण किसकी विशेषता को बताता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रविशेषण किसकी विशेषता को बताता है। ए ऑप्शन है संज्ञा की, बी ऑप्शन है सर्वनाम की, सी ऑप्शन है विशेषण की, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्रिया की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे देखिए प्रविशेषण किसकी विशेषता को बताता है, तो विशेषण की विशेषता को बताता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है कि कवि ने मालिन माली किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने मालिन मालिन किसे कहा है। ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है राधा कृष्णा को, डी ऑप्शन है राम सीता को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने मालिन माली किसे कहा है, तो राधा कृष्णा को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है व्यक्ति चरित्र है, डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो व्यक्ति चरित्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नास्तिक, बी ऑप्शन है आस्तिक, सी ऑप्शन है नरकीय, डी ऑप्शन है ईश्वरीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आस्तिक कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। ए ऑप्शन है 6ठी पीढ़ी के, बी ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी के, सी ऑप्शन है 8वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1911 में, सी ऑप्शन है 1912 में, डी ऑप्शन है 1913 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27
27 नंबर प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। ए ऑप्शन है 10 रुपए का, बी ऑप्शन है 11 रुपए का, सी ऑप्शन है 12 रुपए का, डी ऑप्शन है 13 रुपए का। तो यहां पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था। तो 11 रुपए का लगा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि नेत्र का पर्यायवाची क्या होगा। यहां पे आपको बताना है कि नेत्र का पर्यायवाची क्या होगा। ए ऑप्शन है नेत्र, बी ऑप्शन है नयन, यहां पे देखिए सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे होना चाहिए आंख। यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे आंख का पर्यायवाची शब्द, यहां पे हम क्वेश्चन बदल दे रहे हैं। यहां पे देखिए आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यहां पे ए ऑप्शन है नेत्र, बी ऑप्शन है नयन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंख का पर्यायवाची क्या होता है, तो यहां पे नेत्र भी होता है, नयन भी होता है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची क्या होता है, तो नेत्र भी होता है और नयन भी होता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि कब से मिलने लगे। यहां पे आपको बताना है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि कब से मिलने लगे। ए ऑप्शन है 8वीं सदी से, बी ऑप्शन है 6ठी सदी से, सी ऑप्शन है 9वीं सदी से, डी ऑप्शन है 4थी सदी से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर कि उत्तर भारत से नागरी लिपि कब से मिलने लगे, तो 8वीं सदी से मिलने लगे, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन है रसिमरथी, बी ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय, सी ऑप्शन है उर्वशी, डी ऑप्शन है रेणुका। तो यहां पे आपको बताना है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो किसके लिए मिला, उर्वशी के लिए मिला, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 50 रुपए, बी ऑप्शन है 100 रुपए, सी ऑप्शन है 75 रुपए, डी ऑप्शन है 80 रुपए। तो यहां पे आपको बताना है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपया देने का निर्णय लिया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के 3 लड़के थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद, बी ऑप्शन है वीरेंद्र अग्रवाल, सी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, डी ऑप्शन है प्रेमधन। तो यहां पे आपको बताना है कि मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। ए ऑप्शन है आदर्श, बी ऑप्शन है काल्पनिक, सी ऑप्शन है यथा तथ्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथा तथ्य किया गया है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न की रही रस किसकी रचना है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रही रस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है गोविंद सिंह की, बी ऑप्शन है गुरु नानक की, सी ऑप्शन है नानक की, डी ऑप्शन है घनानंद की। तो यहां पे आपको बताना है कि रही रस किसकी रचना है, तो गुरु नानक की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो गुरु नानक है ये सिखों के पहले गुरु हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। और जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म बिहार के पटना शहर में हुआ था, और ये सिखों के 10वें गुरु हैं और अंतिमवें गुरु हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए ऑप्शन है हेकल को, बी ऑप्शन है हरकस को, सी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स को, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना यहाँ पे दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था? तो 172 मिला था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि पपाती को कौन सा रोग था? यहां पे आपको बताना है कि पपाती को कौन सा रोग था। ए ऑप्शन है टिटनस, बी ऑप्शन है हैजा, सी ऑप्शन है कैंसर, डी ऑप्शन है मेनिंजाइटिस। तो यहां पे आपको बताना है कि पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस रोग था। और ये मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है? तो ये होता है दिमागी बुखार। तो इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस रोग था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 50 प्रीवियस ईयर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे क्या करिएगा? लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? यहां पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? ए ऑप्शन है सती प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है जाति प्रथा, डी ऑप्शन है बाल विवाह। तो क्या है प्रत्यक्ष कारण? तो वो क्या है? यहाँ पे जाति प्रथा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? यहां पे आपको बताना है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। ए ऑप्शन है म, बी ऑप्शन है तीम, सी ऑप्शन है इम, डी ऑप्शन है तम। तो ये कैसे पता चलेगा? जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है। तो यहां पे देखिए इसको पढ़ने पे आपको पता चलेगा। जब आप अंतिम का उच्चारण कीजिएगा तो अंतिम लास्ट में क्या आएगा? इम आएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो इम प्रत्यय है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। ए ऑप्शन है अवधी भाषा के, बी ऑप्शन है ब्रज भाषा के, सी ऑप्शन है प्राकृतिक के, डी ऑप्शन है पाली के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न की हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1907 में, बी ऑप्शन है 1906 में, सी ऑप्शन है 1905 में, डी ऑप्शन है 1904 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो 1907 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पे हुआ था। तो मध्य प्रदेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है महल वाले, बी ऑप्शन है झोपड़ी वाले, सी ऑप्शन है शहर वाले, डी ऑप्शन है गांव वाले। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो महल वाले जीतते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सच्चा भारत कहां बसता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि सच्चा भारत कहां बसता है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि सच्चा भारत कहां बसता है, तो गांव में बसता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाखून किसका प्रतीक है। ए ऑप्शन है मानवता का, बी ऑप्शन है प्रेम की, सी ऑप्शन है पौरुष की, डी ऑप्शन है पशुता की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून किसका प्रतीक है, तो पशुता की प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार कितने की है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सेन साहब की मोटर कार कितनी की है। ए ऑप्शन है 8500 की, बी ऑप्शन है 7000 की, सी ऑप्शन है 7500 की, डी ऑप्शन है 6500 की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की मोटर कार कितने की थी, तो 7500 की थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहां के रहने वाला था। यहां पे आपको बताना है कि बहादुर कहां के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार का, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, सी ऑप्शन है नेपाल का, डी ऑप्शन है भूटान का। तो यहां पे आपको बताना है कि बहादुर कहां का रहने वाला था। तो जो बहादुर था ये नेपाल का रहने वाला था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि जारशाही कहां थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहां थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहां पे आपको बताना है कि जारशाही कहां थी। तो जारशाही कहां थी, रूस में थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था। ए ऑप्शन है बनारस में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है इलाहाबाद में, डी ऑप्शन है बक्सर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहां हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी कहां स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोन नदी कहां स्थित है। ए ऑप्शन है फ्रांस में, बी ऑप्शन है रूस में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, डी ऑप्शन है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहां स्थित है। तो जो रोन नदी है ये फ्रांस में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 50 यहाँ पे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग इसे जरूर आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 2 क्लास कर दिया गया है। पहला क्लास चलता है यहाँ पे सुबह में 5:30 बजे, और यहाँ पे दूसरा क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कब चलता है, तो 6 बजे शाम में चलता है। तो ये 2 क्लास आपको करना बहुत ही जरूरी है। और बहुत ही जल्दी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास को जल्दी से समाप्त करेंगे। और फिर यहाँ पे 6 बजे शाम में क्या करेंगे कि मॉडल पेपर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खत्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे बहुत ही जल्दी यानी यहाँ पे 2 टाइम हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। तो आप लोग भी साथ दीजिए कि जल्दी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और रात में 8 बजे वाला क्लास आपको बहुत ही मतलब ईमानदारी से करना होगा, क्योंकि 8 बजे रात में हम आपको गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताते हैं। और वो ऐसा गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। इसमें जो 8 बजे वाला क्लास होता है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी रहता है। और यहाँ पे देखिए इसमें
अपने से भी जो ऑब्जेक्टिव मतलब जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है वो भी रहता है। तो 8 बजे वाला क्लास आप लोग नागा मत कीजिएगा। यहाँ पे आप लोग अगर 3 क्लास कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव तो एक भी नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग ये तीनों क्लास आप लोग जरूर कीजिए। और जिन बच्चों का यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर नहीं है तो 1 बजे दिन में हम सब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं डेली, तो आप लोग डेली कीजिए। और सब्जेक्टिव प्रश्न का हम यहाँ पे पीडीएफ फ्री में देते हैं, तो जो भी बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। और यहाँ पे एक भी रुपया नहीं लगता है, यहाँ पे हम पीडीएफ फ्री देते हैं। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1 बजे दिन में अगर आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है तो सब्जेक्टिव पढ़िए, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्लास कभी भी मिस नहीं करना है। रात में यहाँ पे 8 बजे वाला गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से प्रत्येक विषय से हम 500 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। और 2 क्लास किसका चल रहा है, एक तो सुबह में 5:30 बजे, टाइम नोट कर लीजिए कि सुबह में 7:30 यहाँ पे 5:30 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और यहाँ पे शाम में 6 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 8 बजे रात में क्या होता है यहाँ पे गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ये क्लास 3 आपको करना ही करना है अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके लिए होमवर्क प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो जो भी ऑप्शन आपको इसमें से सही लगे आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। 8 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि 8 बजे हम क्या करवाएंगे, गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।